बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको इस्लाम चैनल उर्दू के स्टूडियो से रिज़वान अरशद प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी और इसका हमारा जो सेगमेंट होता है वो है आस्क ए जीपी। और इस सेगमेंट के अंदर आपको मालूम है कि हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब आपके हर दिल अज़ीज़ जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारे इस सेगमेंट के अंदर आप सेहत के हवाले से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप सवाल करें तो अपने सवाल को मुख्तसर अंदाज के अंदर आप करें, और जब आप सवाल कर रहे हों तो बराए मेहरबानी अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लिया करें, ताकि जब आप जवाब सुने तो आपको सही अंदाज के अंदर जवाब मिल सके। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप सेहत के अमूर के हवाले से अपने लिए और अपने अजीज़ो क़ारब के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ों का बुनियादी तौर पे ख्याल रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर साहब को आसानी होती है उसमें आंसर करने के लिए कि अगर आप अपनी एज भी साथ बता दें तो, और उसके अलावा अगर आपके पास मेडिकल हिस्ट्री हो उस चीज़ की तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपको आपके सवालात के जवाब देंगे। और हम आज बढ़ते हैं आगे इस प्रोग्राम में, और हमेशा की तरह मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर साहब से यही होता है कि कोविड की सिचुएशन क्या है और इस वक्त उसके स्टैटिस्टिक्स क्या जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जो दूसरी वैक्सीनेशन है, दूसरी डोज़ है, वो भी लगवा ली है, लेकिन इस वक्त फिर भी कहा यह जा रहा है एक वीक के अंदर केसेस जो हैं वो राइज़ होते हैं, जबकि दूसरे वीक के अंदर केसेस जो है ना उनका ग्राफ नीचे की तरफ आता है। तो ये सिचुएशन इस तरह चल रही है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त कोविड के जो स्टैटिस्टिक्स हैं या मजमूई तौर पर यूके के अंदर उसकी सिचुएशन और जो यूके के अलावा दीगर ममालिक हैं उनके अंदर इसकी सिचुएशन क्या चल रही है? थैंक यू रिजवान जी। यूके में ये जो इन्फेक्टिविटी की जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक बेहतर है और हॉस्पिटल एडमिशन्स वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी कम है। लेकिन जो खैर अभी तो स्कूल बंद हो गए, लेकिन स्कूल बंद होने से हफ़्ता 2 हफ़्ता कबल जो सूरत हाल थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और काफ़ी बच्चे जो थे वो कोविड पॉजिटिव आ रहे थे। हालांकि उसकी शिद्दत में यकीनन कमी थी, हॉस्पिटल एडमिशन फिर भी कम थे बनिस्बत चंद माह कबल, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा था। बल्कि मैं ये कहता चलूँ कि आफ्टर अ वाइल लास्ट 2-3 वीक्स अगो हमें कुछ ऐसे पेशेंट थे जो कि काफ़ी पॉजिटिव भी आए और उनको ब्रेथलेसनेस वगैरह ज़्यादा थी। लकीली डेथ्स वगैरह जो हैं वो कम हुई हैं और हॉस्पिटल एडमिशन भी कम हुई है। तो सूरत हाल जो यूके में है, वैक्सीनेशन भी बढ़ रही है और जो सूरत हाल बेहतर है बहरहाल। जहाँ तक पाकिस्तान की हालत देखी जाए या हिंदुस्तान की हालत देखी जाए तो वहाँ पे अभी पाकिस्तान में तो ख़ास के आपने देखा होगा कि बहुत शिद्दत के साथ लहर आई हुई है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेल्टा वेरिएंट जो है वो फैल रहा है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त शदीद तेज़ी से कोविड फैल रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। स्पेशली मैं ये बात इसलिए भी मेंशन कर रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ट्रैवलिंग है पाकिस्तान से या अगर किसी को जाना है वहाँ पे, तो गैर ज़रूरी तौर पे मेरा मशवरा ये होगा कि ना जाया जाए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो कि गए हैं उनको कोविड हुआ और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। ज़ाहिर है पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा भी नहीं है और ऑब्वियसली वो भी एक इशू है बहुत बड़ा। तो मैं मशवरा ये दूंगा कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा क्वारंटीन और अदर बिट्स एंड पीसीस की एहतियात करनी चाहिए, और जो लोग अगर ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं तो बराए मेहरबानी बहुत ही संभल के कोशिश करें, ना जा सके तो बेहतर है, क्योंकि जब तक ये लहर ठंडी नहीं होती मेरे ख़्याल में इट्स टू हाईली रिस्की टू गो बैक होम एंड बिकॉज इस वक्त बहुत शिद्दत के साथ जो है वो कोविड फैल रहा है वहाँ पे, और ऑब्वियसली अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी चीज़ों को कोप नहीं कर सकता। राइट डॉक्टर साहब, ये तो ज़ाहिर है जिस तरह हम हर प्रोग्राम के अंदर ये बात करते हैं कि हर फ़र्द को एहतियात करने की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर है अभी भी इन सारी चीज़ों की एहतियात करने की ज़रूरत है। गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर हमें एक कॉल आई थी, उसमें उन्होंने अपने नी के हवाले से जो गुफ्तगू की थी, तो मैं चाहूँगा कि इस दफ़ा भी हम जो बात कर रहे हैं वो नी की आप बात करें
उनका क्वेश्चन ये था कि तकरीबन आज से कुछ 10 से 12 साल पहले वो खेलते हुए गिर गए थे और नी के अंदर चोट आई थी, तो लेकिन वो जब उन्होंने MRI वगैरह करवाई तो उसके अंदर सिर्फ उसकी ब्रूजेस वगैरह थी, कोई उसमें ये नहीं था कि आपकी हड्डी टूटी हुई है या इस तरह की चीज़ें। इस पे भी बात करेंगे। और उनका क्वेश्चन ये था कि क्या ये अभी उनको सिर्फ विंटर के अंदर उसकी हल्की फुल्की पेन होती है, तो कहते हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ क्या इसका ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी या नहीं, ये क्वेश्चन था उनका। लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, तो हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछना है कि मुझे 2 दफ़ा कोविड हुआ है और मुझे अब इसके बाद अब लॉन्ग कोविड हो गया है, लेकिन अब मुझे डॉक्टर लॉन्ग कोविड के लिए ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक स्टेरॉइड का कोर्स करा दिया है और अब मुझे दूसरा एक और स्टेरॉइड का कोर्स हो रहा है। लेकिन अब मुझे जो है ना कंफ्यूजन हो रही है, पता नहीं फिर से दोबारा से मेरे साथ मैं दोबारा 0 पे चली जाऊंगी, क्या होएगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैं स्टेरॉइड का कोर्स करती जा रही हूँ, उसके ऊपर मेरा कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं होएगा बैडली? तो अभी आपको जो सेकंड को आपको वैक्सीनेशन हो गई है? जी मुझे वैक्सीनेशन हो गई और वैक्सीनेशन के बाद मेरे ऊपर ज्यादा बुरा रिएक्शन हुआ है। तो क्या रिएक्शन हुआ बताएंगी? कि मुझे सर में दर्द रहती है, वीकनेस मुझे बहुत होती है, मुझे चला नहीं जाता। जी मेरी टांग के ऊपर कुछ कब से ये मुझे कोई 5 महीने हो गए अब, और मुझे डॉक्टर कहते हैं तुम्हें मसल इन्फ्लेमेशन है। जी तो उसने मुझे प्रेडनिसोलोन मुझे स्टेरॉइड पे लगाया। एक कोर्स मैं कर चुकी हूँ 6 वीक्स का। ठीक है, बिल्कुल ठीक। दूसरा मैं आपको बताता हूँ जी, बिल्कुल ये एक इशू आ रहा है काफ़ी है। हाँ जी मैं बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। जी हाँ ये खातून ने जो एक बात बोली है वो लॉन्ग कोविड एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि कोविड के असरात बेसिकली आफ्टर हैविंग अ कोविड, या अक्सर लोगों को आफ्टर हैविंग अ कोविड वैक्सीनेशन एज वेल। कोविड एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, और ये जो है इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स तो ज़ाहिर है अभी तक हमको पता नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक नई बीमारी है, 1-2 साल हुआ है इसको, और आपने जैसे देखा कि बहुत सारी अमवात हुई हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों को कोविड के जहनी और जिस्मानी असरात भी हुए हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग जो सेहतमंद थे वो अच्छी तरह से रिकवर भी हो गए हैं, लेकिन बाज़ लोगों को पोस्ट कोविड अलामात हो रही हैं। उसमें मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिनको कि इन्फेक्शंस का होना, स्किन इन्फेक्शंस का होना, ब्लिस्टर्स का होना, माइलाइटिस यानी कि मसल्स के इन्फ्लेमेशन होना, जो कि शायद ये खातून जिन्होंने हमें फ़ोन किया था उनका भी यही मसला लग रहा है, ये होता है। उसमें ज़्यादा थकावट, चलने फिरने में प्रॉब्लम, हेडेक का इशू, इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो इन्फेक्शन का इशू। देखें, जो अभी आपने अपने अलामात बताई और पोस्ट कोविड अब लॉन्ग कोविड क्लिनिक्स भी यहाँ बन गई हैं जो कि मॉनिटर कर रही हैं। ज़ाहिर है ये वक्त के साथ साथ हम सीखेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, और अभी तो मेरे ख्याल में तो और भी कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आएंगी, इवन कोविड की नहीं बल्कि कोविड की वैक्सीनेशन की भी। वजह उसकी ये है कि ज़ाहिर है इतनी ख़तरनाक बीमारी जिसका हमने सामना किया, जो कि हमारे टॉप से बॉटम पूरे जिस्म को अफेक्ट करती है, तो ज़ाहिर है कुछ लोगों में उसके लॉन्ग टर्म यानी कि तवील मुद्दत जो है असरात भी आएंगे। और जैसे कि ये खातून ने बताया माइलाइटिस का इनको इशू हुआ है, आई थिंक की जो थिंक है वो उनको याद रखने की मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रा मैं भी मेरी भी मालूमात इस मामले में महदूद ही हैं वक्त के साथ साथ जैसे दूसरे लोगों की है, लेकिन स्टेरॉइड देने से का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करना और उसके लॉन्ग कोविड के असरात का जो है परमानेंट तदारुक करना, यानी कि ये ना हो कि वो परमानेंटली आपकी नर्व्स या मसल्स को डैमेज कर दें, जिसकी वजह से वो स्टेरॉइड वगैरह दी जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको सेकंड या थर्ड कोर्स ऑफ स्टेरॉइड से डरना चाहिए, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को कोशिश करें कि एक्टिव रखें, फुल्ली इंगेज करें पोस्ट कोविड थेरेपीज़ के साथ साथ अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए मसल्स को। मैंने उनकी एज नहीं पूछी थी, शी साउंड्स क्वाइट यंग, सो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग शी नीड टू बी अवेयर ऑफ। मेरा नहीं ख्याल स्टेरॉइड के अलावा कोई अभी ऐसी और कोई चीज़ आप कर सकते हो। मेरे ख्याल में स्टेरॉइड वगैरह लें, जिस तरह कोर्सेज़ वो आपको बता रहे हैं डॉक्टर्स, रिकवरी पाथ पे खुद भी थोड़ी सी एफ़र्ट करें, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करें, खाने पीने का ख्याल रखें, वज़न का ख्याल रखें और पूरी जान लगाएं ताकि आप इससे निकल सकें। ज़्यादातर लोग रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ न्यू फिनोमेना,
we don't know everything about COVID. We are learning, we will learn. So I think she should not be worried about taking the steroid as suggested by the hospital or long COVID clinic to her. And yeah. राइट डॉक्टर साहब, मैंने जो क्वेश्चन आपसे किया था नी का, उस हवाले से बता देंगे क्या एज बढ़ने के साथ साथ वो प्रॉब्लम ज़्यादा होती जाएगी या फिर वो रिकवर हो जाएगा? देखें, कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम या नी प्रॉब्लम या हिप प्रॉब्लम जो है, और जहाँ पे इंजरी हुई हो या ऑपरेशन हुआ हो, वो ज़ाहिर है एक वीक स्पॉट बन जाता है जिस्म का। और वक्त के साथ साथ जैसे कि हमारे तमाम जोड़ जो हैं वो उनके अंदर वेयर एंड टेयर आ जाता है, इसी तरह उन जोड़ों में भी आता है। लेकिन ज़ाहिर है अगर किसी जगह पे आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है आपको, वो एक लाइक अ वीक स्पॉट बन जाता है। उसमें इन्फ्लेमेशन होना, दर्द का होना, सूजन का होना बहुत ही आम सी बात है। की एडवाइस इज़ टू बिल्ड द मसल्स अराउंड योर जॉइंट्स विच हैव हैड एन इंजरी। फिजियोथेरेपी में कहना चाह रहा हूँ मैं, बेसिकली फिजियोथेरेपी करें, वेट रिडक्शन करें अपने नी और अगर हिप का अगर आपको प्रॉब्लम है, और पेन रिलीफ नाउ एंड देन, और गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़। सो फॉर एग्ज़ाम्पल नीलिंग डाउन होना, अननेसेसरीली एक्सर्ट करना, या किसी पहाड़ियों पे चढ़ जाना, या इस तरह की चीज़ें करना जिससे कि आपको पता है कि आपका पेन एग्रीवेट होगा, उसको अवॉइड करें। अगर कोई चीज़ में कमज़ोरी है तो उसके लिए सबसे बेहतर ये चीज़ है कि उसको तदारुक से लड़े ना। एक चीज़ याद रखें कि हम अपने जिस्म से लड़ नहीं सकते। अगर हमें पता है कि हमारी सर्टेन लिमिटेशंस हैं, यू नीड टू फॉलो दस लिमिटेशन एंड वर्क अराउंड द जॉइंट एंड अराउंड योर बॉडी। राइट डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या क्वेश्चन करना चाहती हैं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी यस हेलो जी जी बोलें। मैं 71 ईयर का ओल्ड हूँ जी जी और 66 kg है हमारा वेट। जी जी और हमारा लेग की प्रॉब्लम है, लेग बहुत पेन होता है। ओके। योर टेंडन बोन एंड काफ मसल, बोथ लेग्स और वन? बोथ लेग्स। बोथ लेग्स, ओके। कब से? सॉरी, कब से होता है? वो 2 साल हो गया। ओके। अभी एक्यूपंक्चर कराया, शॉक वेव कराया, थेरेपी कराया। Is it more painful? Stop it. Is it more painful at certain times or is it throughout the day? Mostly night time and today as well, the lunch time. Are you diabetic? No diabetic. You're not diabetic. So have you had any? So knee में पेन नहीं है, पाँव में पेन है, पिंडलियों से नीचे। Achial tendon bone और heel के ऊपर Achilles tendon, पतली आती हड्डी। yeah. और काफ है ना, वो बहुत पेन होता है। Both legs, yeah. Both legs, yeah. आप काम क्या करते हैं? I'm retired, 71 years old. And when it all started, what were you doing? I mean, I was working in a factory, building cars. Okay, that's fine. And so basically you have Achilles tendonitis actually. Okay, जी मैं बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी जी डॉक्टर साहब, आई थिंक ये Achilles tendonitis की बात हम पहले भी कर चुके हैं मेरे ख्याल में। जो आपके एंकल बोन के पीछे एक टेंडन, मोटा टेंडन होता है जो कि जाता है आपके काफ में जाके अटैच होता है, Achilles टेंडन हम उसको कहते हैं। और जैसे कि इन्होंने बोला कि इनको काफ़ी अरसे से ये मसला है, Achilles tendonitis मेरे ख्याल में इनको हो गया है क्योंकि ये दोनों लेग्स में इनके है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस टेंडन की, बड़ा मोटा सा टेंडन है, वो हील तक जाता है, आपकी एड़ियाँ बोलते हैं, एड़ियों में जो हील में जाता है जी जी, और काफ में, पिंडलियों तक में जाता है। एंड उसको वो ज़्यादातर लोगों को वर्किंग वाइज जो बहुत चलते हैं, पाँव पे खड़े रहते हैं, इस तरह के जो लोग हैं ज़्यादातर उनको होता है Achilles tendonitis। और इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, टेंडनस टू टच भी होती है, टेंडनस व्हेन यू फ्लेक्स योर एंकल्स एंड थिंग लाइक दैट एज वेल। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि जो लोगों को शुरू में टेंडनाइटिस की फीलिंग हो उसी वक्त उनको इसको सीरियस लेना चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस लेनी चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। शू वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, शू वेयर अपना सही करना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा शूज़ है डॉक्टर, मैं कैसे महंगा और सस्ते की बात नहीं होती। आप शू वेयर चेंज करने से जो आपका एंगल होता है वो अलग होता है। शू के अंदर आप इंसोल्स अच्छी डालें, जेल इंसोल्स डालें ताकि प्रेशर कम हो, रेगुलर रेस्ट लें, डिप योर फीट इन द वार्म वाटर एंड अप्लाई सम एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल्स एंड स्टफ लाइक दैट। आई थिंक दीज मेजर्स एंड फिजियोथेरेपी एज वेल। मैं अब ज़्यादा इस वक्त तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिजियोथेरेपीज एज वेल करें। आई थिंक इनको काफ़ी अरसा हो गया इस मसले के लिए। मेरा मशवरा होगा ये सब करें, और अगर फ़र्ज़ करें नहीं इससे भी आराम आता तो फिजियोथेरेपीज वगैरह से
ज़रूर रुजू करें और वो आपको कुछ ना कुछ इस बारे में बताएंगे। राइट डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे क्वेश्चन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रिजवान बेटा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? हाँ ठीक है। आपकी ईद कैसी गुजरी है? ईद अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी लगता है बड़ी अच्छी ईद गुजरी है। चलिए, क्यों अच्छा लग रहा हूँ, फ्रेश लग रहा हूँ? आप हमेशा फ्रेश लगते हैं माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। तो अच्छा और दूसरी ये बात है कि मैं ना जब मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है ना, उसके बाद मैं ना काफी बीमार हो गई थी। अच्छा। तो मुझे ना सांस बहुत चढ़ता था, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। जी जी जी। तो मुझे फिर मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया। तो जी। उन्होंने मुझे ये दवाइयाँ दी है। एक तो वो जो दवाई जिसके साथ मैं दो तीन दफा बाथरूम जाती है, वो ब्लड प्रेशर की है। जी जी। तो अब उन्होंने डबल कर दी है। ओके। अच्छा, और दूसरी उन्होंने लेंसोप्रोजोल 30 मिलीग्राम की ये मुझे दी है नई। जी 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 जी। लेंसोप्रोजोल आपकी पेट के लिए है ये? पेट में नहीं, मेरा जलन? तो पेट बिल्कुल ठीक था, कुछ भी मसला नहीं। अच्छा, एक और गैविस्टोन दी है उन्होंने दवाइयाँ। ये 3 दवाइयाँ दी है, लेकिन इसके साथ मुझे खासा माशाल्लाह मेरा सांस काफी सालों के बाद मुझे आराम आया। माशाल्लाह। चलिए, लेकिन ये दोनों दवाइयाँ ना पेट की हैं, तो हो सकता है आपको कोई गैस्ट्राइटिस वगैरह का मसला हो रहा हो, उसकी वजह से उन्होंने आपको उसको सांस में असर आपको पड़ रहा हो, या फिर तो ये दोनों दवाइयाँ जो है ना वो उसके लिए हैं, पेट के लिए हैं। अच्छा। हाँ, स्टमक प्रोटेक्शन कराती हैं। गैविस्कॉन तो बड़ी मशहूर है, लेंसोप्रोजोल जो है उससे भी स्ट्रॉन्ग है। 40 मिनट पहले खाने से लेनी होती है, लेकिन अगर आपको इससे फ़र्क पड़ रहा है तो लें। आपको हो सकता है गैस्ट्रिक मसला हो और उसकी वजह से आपको सारे अच्छा, सिम्पटम्स लेकिन उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, और मुझे वैसे महसूस भी नहीं होता कि मुझे ये कोई मसला है। नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा दवाइयों की वजह से भी हो जाता है। असल में जो आप दवाइयाँ लेती हैं वो भी एसिडिटी करती हैं। द की थिंग इज़ कि आप लेंसोप्रोजोल ले रही हैं, उससे आपको आराम आया है ना, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसे बड़ा सुकून सा मिला है। जी हाँ, तो वो यकीनन आपको वो गैस्ट्राइटिस का ही मसला होगा जब भी आपको आराम मिला है। बाज़ दफ़ा जो मसाइल होते हैं वो दूसरी तरह से मैनिफेस्ट होते हैं, शो करते हैं, लेकिन जो की चीज़ है वो दवाई है ही उसी की। अगर उससे आराम आ रहा है, बहुत सारे लोग लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। 40 मिनट या 50 मिनट खाने से पहले लिया कीजिए और उससे आपको इंशाल्लाह ताला फाका होगा। कौन है ना, मैंने एक रात को ना मैं 3 दफा दिन में पी ना, तो मैं रात को नहीं पी, मिस कर दी। तो दूसरे दिन भी मेरे से मुझे जरा टाइम नहीं मिला, तो वो मैंने जब नहीं पी तो मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गया एकदम, मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ, तो मेरे ख्याल में आपको फिर उससे असर पड़ा। आप नहीं, बिल्कुल इसको ले रेगुलर, कोई मसला नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन यूज मेडिकेशन, कोई ऐसा मसला नहीं है आपका। और उन्होंने वैसे मेरे हार्ट का स्कैन भी किया है, तो उन्होंने कहा आपका हार्ट ठीक है, जवान है, माशाल्लाह। हार्ट जवान है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती आंटी दे के रखे। अल्लाह ताला आपका साया रखे अपनी औलाद पर, हम सब पर, और आपकी दुआएं जो है ना हमें मिलती रहें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके पास क्या क्वेश्चन है आपके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब डॉक्टर आपको साहब, सुन रहे हैं? माफी चाहता हूँ आपसे। ये कुछ दिन हुए हैं, मेरा किडनी स्पेशलिस्ट था, उसने मुझे एक जो है वो मेरी मेडिसिन चेंज की है। उसका नाम है मेरा ख्याल है कनोकाना, और अनोकाना नाम है उसका, 100 मिलीग्राम। ओके। और वो मैंने तकरीबन 2 वीक खाई है। तो 2 वीक के बाद मेरी ना यूरिन में इंफेक्शन हो गई और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। ओके। तो जब डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज किया तो वो कहता है वो जो तुम्हारी मेडिसिन है ना उसके साइड इफेक्ट हुए हैं आपको। ओके। तो आपको वो किडनी मुझे में उसने प्रॉब्लम डायबिटीज के लिए लिख के दी थी। प्रॉब्लम क्या है आपको किडनी का? मुझे किडनी का प्रॉब्लम नहीं था, वो मुझे उसने डायबिटीज के लिए ये लिख के दी थी दवा। ये तो किडनी स्पेशलिस्ट के पास आप क्यों गए? डायबिटीज जो है वो बेस्ट हो जाएगी। नहीं तो ठीक, मैंने 2 वीक खाई है, फिर 2 वीक के बाद वो मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गई, तो उसके साथ और काफी मुझे तकलीफ रही, ऑक्सीजन भी कम हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। तो उन्होंने कहा जी कि ये सारा जो है मुझे उन्होंने काफी एंटीबायोटिक्स वगैरह दी हैं। लेकिन आपको तो किडनी इस वजह से हुई है। किडनी स्पेशलिस्ट के पास आप गए क्यों थे? किडनी स्पेशलिस्ट के पास मैं इसलिए गया था कि आज से तकरीबन कुछ 4 साल पहले मेरी किडनी फेल हो गई। डायबिटीज की वजह से? नहीं, ये वो कहते हैं कोई डिजीज आया, हमें नहीं पता वो कैसे हुआ है, वो कोई डिजीज। लेकिन आपको परफेक्ट का आपको लॉन्ग टर्म डायबिटीज है, बहुत अरसे से है?
हाँ, मुझे काफी अच्छे से डायबिटीज है, लेकिन उसने ये कहा था कि आप किडनी आपकी, जब मैं अभी 4 वीक के पहले जब मेरी किडनी स्पेशलिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी तो वो कह रहा था कि आपकी किडनी बिल्कुल परफेक्ट फंक्शन कर रही है। लेकिन मैं आपको ये एक दवा जो है वो यूज नहीं दे के, एनोकाना, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये सिर्फ डायबिटीज जो आपकी कंट्रोल हो जाएगी। और तो वो मैंने ली है, तो उसके 2 वीक के बाद मुझे ये इन्फेक्शन हो गई। बिल्कुल, इस दवा का वन ऑफ द साइड इफेक्ट है, और आई थिंक उसने आपको शायद बताया होगा, यूरिन इन्फेक्शन अक्सर लोगों में हो जाता है, तो मेरे ख्याल में उसने आपको शायद बताया होगा आपको ये, तो मतलब, लेकिन ये किसी कॉमन साइड इफेक्ट लाइज हुआ हूँ। तो हॉस्पिटल से जब उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया है तो उसने कहा कि इस दवाई की वजह से हुई है, ये दवाई हम आपकी बंद कर देंगे। वही मैं कह रहा हूँ, तो इसका कॉमन साइड इफेक्ट है ये ना, इसलिए ये सब उसने बताते हैं ये। तो जो आपको हुआ है ये कोई अनयूजुअल नहीं है, अक्सर लोगों को अक्सर हो जाता है और उसकी वजह से रोकना पड़ता है। दवाई अच्छी है लेकिन ज़ाहिर है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को हो जाते हैं। आपका उसमें थे आप भी, तो अब उस कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि इट इज़ वन ऑफ द नोन साइड इफ़ेक्ट। अब हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, इसका ये एक मशहूर साइड इफ़ेक्ट है। बहरहाल जो भी है वो दवाई चेंज करनी पड़ेगी अब आपको सूट नहीं कर रही है। इसके अलावा जो है वो अपना डायबिटीज़ का जो कंट्रोल है दूसरे मेजर्स से आप जो है उसको टाइट कंट्रोल रखें ताकि किडनी जो है उसके अफेक्ट ना हो, क्योंकि याद रखें हम अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि किडनी का ख़राब होना जो डायबिटीज़ है, यही मसला एक डायबिटीज़ के साथ जो है बहुत है कि आप वक्त के साथ साथ डायबिटीज़ आपके पूरे जिस्म को अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग योर किडनीज़, योर लेग्स, योर नर्व्स, इवन योर मेमोरीज एंड स्टफ। सो टाइट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। डॉक्टर साहब एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके पास क्या क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व जी जी रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना है कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो ठीक है मेरी सुबह जो है 9-10 इस तरह रहती है, लेकिन मुझे वीकनेस बहुत है। हालांकि मैं काफ़ी विटामिन भी खाती हूँ, विटामिन डी भी खाती हूँ, मल्टीविटामिन भी खाती हूँ, तो डाइट भी ठीक है, तो फिर भी ऐसे वीकनेस थी और आंखों के नीचे हल्के और कुछ पेन रहती है टांगों में। आपकी एज क्या है और किस किस्म का डायबिटीज? मैं जी 68। और कब से डायबिटीज और किस किस्म का? डायबिटीज जी मुझे 15-16 साल से। इंसुलिन लेती हैं या टैबलेट लेती हैं? नहीं, टैबलेट ही लेती हूँ, और वो भी मतलब ये है कि काफी हैवी डोज की होती हैं, सुबह शाम दफा। तो ब्लड प्रेशर का भी मसला है, लेकिन ये है कि मुझे वीकनेस बहुत है। ब्लड प्रेशर भी दवाई लेती हूँ, लेकिन उससे नॉर्मल ही रहता है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा दवाई लेने आपने अपने डॉक्टर को बताया है इस टायर्डनेस का? उसने कोई पूरा ब्लड टेस्ट किया है? जी, वो ब्लड टेस्ट किया तो कहते हैं कि बस नॉर्मल ही है, कुछ जैसे उन्होंने कोई खास चीज नहीं बताई। थायराइड वगैरह सब ठीक है? जी, तो मैंने कहा मैं जरा आपसे पूछ लूं, क्योंकि तसल्ली हो जाती है। आपका प्रोग्राम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे सब चीजों की दुआ आप ही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आपको करते हैं इस हवाले से आंसर। जी डॉक्टर साहब। सो डायबिटिक हैं, शी आई मीन जो उन्होंने लेवल बताया है 9 to 8 इज़ फाइन। जो असल चीज़ हम देखते हैं वो HbA1c देखते हैं टाइप 2 डायबिटिक में, जो कि दवाई लेती हैं, दवाई से मुराद ओरल मेडिकेशन जो लेते हैं। तो मुझे नहीं पता उनका HbA1c कितना है। अगर HbA1c लेट्स से वेल कंट्रोल्ड है तो 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो उनका एक जनरल ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत होगी, उसमें हर चीज़, थायराइड, आयरन, B12 एंड एवरीथिंग एल्स हैज़ टू बी चेक्ड, विटामिन डी एंड एवरीथिंग। एंड इफ दैट्स ऑल नॉर्मल देन उनका HbA1c को चेक करना पड़ेगा कि HbA1c कैसा है, डायबिटिक कंट्रोल कैसा है। अगर डायबिटिक कंट्रोल ख़राब है तो ज़ाहिर उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा मैं बहुत सारी मेडिकेशंस पे हूँ, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है कि कोई मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है जो कि टायर्डनेस कोज कर रहा है। मैं सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, कोई एक चीज़ में पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन तमाम जो पहलू हैं उनको मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फ़र्ज़ कीजिए कि सब साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ब्लड भी नॉर्मल है, डायबिटीज़ भी नॉर्मल है, और इसके अलावा जब फिर भी उनको टायर्डनेस हो रही है तो हमें एक चीज़ ज़रूर देखनी पड़ती है कि टायर्डनेस के फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं जो कि टायर्डनेस करती हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। सो उन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में जो मैंने पहलू बताया आपको कि HbA1c अपना चेक करें कि HbA1c जो 3 महीने का ब्लड टेस्ट बता देता है आपको ग्लूकोज के लेवल्स, कि अच्छा है बुरा है जो भी है। इसके अलावा दवाइयों को देखने की ज़रूरत है, इसके अलावा दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स देखने की, आई मीन ब्लड टेस्ट देखने की ज़रूरत है, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल पहलुओं पे भी देखने की ज़रूरत है कि आप डिप्रेस या स्ट्रेस तो नहीं है।
और अगर ऐसी बात है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें या हमें बताएं, हम आपको इंशाल्लाह इसके भी मशवरा देंगे। राइट डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन जो है यहाँ स्टूडियो में कॉल करके किसी भी क्वेश्चन का जो है, किसी भी बीमारी का सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम डॉक्टर साहब से मज़ीद कुछ सवालात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, मुख्तलिफ क्वेश्चन जो थे आपके आए हुए थे अपनी सेहत के हवाले से। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जो टेलीफोन नंबर है उसका कॉल बैनर जो है वो चल रहा है। आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप स्टूडियो में फ़ोन करके डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कर सकते हैं हेल्थ के इशू के ऊपर। डॉक्टर साहब, अभी एक क्वेश्चन जो है वो हमारे सोशल मीडिया पर आया है कि एक 24 ईयर्स ओल्ड गाय, उसने अभी क्वेश्चन किया है कि जब वो टेलीविज़न की जो है स्क्रीन देखता है और उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है तो उसकी आंखें जलना शुरू हो जाती हैं और उसके ब्रेन के अंदर भी, यानी दिमाग में भी ऐसे लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं। तो ये क्या चीज़ हो सकती है? एक ये मेरा क्वेश्चन है, और अभी एक हमारे साथ कॉलर भी जो है ना वो आगे हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं कि उनका क्या क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या डॉक्टर साहब, मेरी डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम भी है। तो क्या हुआ, मेरा 2 साल पहले वो लोग डायग्नोस किया, फैटी लीवर मिली मुझे, लीवर के अंदर बहुत फैट मिला। तो अभी ना बहुत पेन होती है, समटाइम्स इतना थोड़ी बहुत प्रेस करती हूँ, बहुत पेन फील करती हूँ। डायबिटीज के लिए मैंने जब क्या होती है, मैं खड़ा होकर जब भी कोई काम करती हूँ ना, ये खुजली होती है, वेरी इची होती है, पता नहीं किस लिए। ओके, आपकी एज क्या है? What's your age? 50. 50. And what kind of diabetes you have? Type 1, type 2? Type 2. Type 2. और fatty liver, what's your weight? आपका weight क्या है? वेट 83 होगी, क्योंकि मैं 5 फुट 6 इंच हूँ। Okay, 83 kg. Alright, Okay, fine. बहुत I'll come शुक्रिया back to you. डॉक्टर साहब, आपको आंसर कर देते हैं। ओके, शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। So ये लेडी ने बताया कि she is diabetic for a long time and she is quite young actually, and उनको काफ़ी अरसे से डायबिटीज़ है। देखें, जब भी किसी शख्स को यंग एज में डायबिटीज़ होता है तो ज़ाहिर है उसके असरात वक्त के साथ साथ और ज़्यादा होते हैं। फैटी लिवर जो है वो भी एक, फैटी लिवर बड़ा कॉमन सा इशू है, बेसिकली फैट ऑन द लिवर। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बिनाइन कॉजेज़ होते हैं, इसके कोई ऐसा कुछ सीरियस कॉज नहीं होता। ओवरवेट होना, यानी कि फ़ैट का ज़्यादा होना, फैटी लिवर की भी एक वो होती है, रीजनिंग होती है। शी इज़ ओवरवेट फॉर हर हाइट एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक वन थिंग फॉर फैटी लिवर for her would be to lose weight significantly, and actually losing weight for her will not only benefit for her liver बल्कि वो आपके डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और सूदमंद होगा। तो मेरे ख्याल में जो मेरी फ़र्स्ट एडवाइस इनके लिए है वो ये है। जहाँ तक बात रह गई कि फैटी लिवर पेन करता है, नॉर्मली फैटी लिवर पेन नहीं देता एक्चुअली, तो उनको चाहिए कि अपने जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वगैरह वो करा लें। लेकिन फैटी लिवर नॉर्मली पेन नहीं देता आपको, अनटिल इट्स रियली बैड, जो कि नॉर्मली काफ़ी कम होता है। इचिंग, यस, इचिंग कैन हैपन विद डायबिटीज़ इटसेल्फ। अगर डायबिटीज़ वेल कंट्रोल नहीं है, उन्होंने नहीं बताया कि उनका डायबिटीज़ किस तरह कंट्रोल है, HbA1c क्या था क्या नहीं था। तो आई थिंक डायबिटीज़, मुझे लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है एज ए फर्स्ट स्टेप लूज़ वेट। शी इज़ जस्ट 50, सो यू नो शी इज़ गॉट लाइफ अहेड ऑफ हर। एंड अगर वो वेट को अपने तकरीबन 10-15 kg नीचे ले जाती हैं तो उनका हर चीज़ में बहुत बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो उसके लिए उनको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं इस वक्त मुझे लगता है कि उनका जो मेन इशू है वो डायबिटीज़ का ख़राब होना और वेट का भी बढ़ना। तो दो चीज़ों को अगर कंट्रोल करने के लिए जो एक सिंपल फार्मूला बता दिया कि आप वेट रिड्यूस करें, एंड इट विल हेल्प इन ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस। राइट डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं और उसके अलावा भी एक क्वेश्चन आया, वो भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। जी। सो ये लेडी ने बताया कि शी इज़ डायबिटिक
जी जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बोलिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। ये अपने टेलीविज़न की आवाज़ आप प्लीज़ म्यूट कर दीजिए और फिर डॉक्टर साहब से आप क्वेश्चन कीजिए। हेलो अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम फरजाना है और मेरी एज है 65। तो मेरा ना राइट लिस्ट के ऊपर ना आज से मुझे कोविड शुरू हुआ था तो मुझे स्पॉट हुआ था। तो अब इतना फैला नहीं है, लेकिन स्पॉट जा नहीं रहा, रेड और खारिश आती है और ऊपर वाइट स्किन सी हो जाती है। कहाँ पे हुआ था? अपर लिप्स के साथ, मुंह के साथ ऐसे। लिप्स के साथ, ओके। जी जी, लिप्स के ऊपर नहीं है, लिप्स के ऊपर जो स्किन नहीं होती। समझ गया। और कब से ये कोविड के बाद हुआ आपको? कोविड मुझे नहीं हुआ, लेकिन उस पीरियड में, जब कोविड स्टार्ट हुआ इसमें तकरीबन 1.5 साल हो गया। ओके, बेहतर नहीं होता? जी नहीं होता, अल्लाह ना करे मुझे कोविड नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ये मुझे तो पता नहीं छोटा सा दाना हुआ है, क्या हुआ है, मैं समझती हूँ कुछ बर्न कुकिंग करते हुए कुछ लेकिन आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? ठीक नहीं हो रहा ये। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को बताया था फोन के ऊपर ही, उसने तो एक ट्यूब लिख कर दी थी, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपको ऑयल वगैरह लेकर आती हूँ, काफी कुछ हो क्या से इधर उधर। जी मैं आपको बताता हूँ जी। ठीक है जी, थैंक यू जी। सब देखें, ये जो स्किन लीजन का मसला है, 1.5 साल से कोविड भी नहीं हुआ आपको, कोई और मसला भी नहीं हुआ, हील नहीं हो रहा है स्किन का प्रॉब्लम, आपने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, तो मेरे ख्याल में तो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी न किसी डॉक्टर को इसको देखना चाहिए। ज़ाहिर है मैं अभी देख तो नहीं सकता ये पिक्चर्स वगैरह, लेकिन मेरा जो पहला मशवरा होगा कि आप अपने जीपी को या तो पिक्चर्स भेज दें, या फिर अगर फ़ेस टू फेस, वो आजकल तो काफ़ी लोग फ़ेस टू फेस देख भी रहे हैं, तो आप उनसे फ़ेस टू फेस अपॉइंटमेंट बना लें और इस लीजन को दिखा दें। कोई भी स्किन लीजन या स्किन की जो एक, जैसे आपने बताया कि लीजन है छोटी सी, वो अगर हील नहीं हो रही इतने लंबे अरसे के लिए, तो उसको सीरियस लेना चाहिए और उसको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई सीरियस इशू तो नहीं है। बिकॉज़ अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई सीरियस इशू है अगर स्किन का, तो डॉक्टर जितनी जल्दी आप उसको एड्रेस करेंगी तो उसका अच्छा हल है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो उसका अच्छा हल नहीं है। तो कोई भी नॉन हीलिंग अल्सर या दाना, या इतने अरसे से आप कह रही हैं मुझे है और नहीं हील नहीं हो रहा, उसमें तो ज़ाहिर है आई थिंक यू शुड गेट इट चेक बाय द जीपी, आइदर बाय द पिक्चर और फेस टू फेस, बिकॉज आई थिंक दैट्स अ टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि until unless you see what it is, it's very hard to describe, but मैं ज़रूर बोलूँगा कि अपने जीपी को ज़रूर दिखाएं, फ़ोन पे नहीं, या तो तस्वीर के ज़रिए या फेस टू फेस प्लीज़। राइट डॉक्टर साहब, जो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले किया था वो मोबाइल स्क्रीन को देखने से आंखों में जलन और दिमाग के अंदर सुइयों को चुभना, इसके अलावा एक क्वेश्चन अभी हमें फ़ोन पर पूछा गया है कि बच्चों को जो है अगर ड्रग्स की आदत पड़ जाती है तो उससे उनका छुटकारा किस तरह से मुमकिन है? ओके, आइज़ का सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर किसी शख्स को भी विजन में इश्यूज़ आ रहे हैं, ब्लू स्क्रीन जो है या फ़ोन या टीवी या इस तरह की जो भी चीज़ है, इट कैन गिव यू सम हेडेक्स एंड अदर बिट्स एंड पीसेस। और उसकी एक बहुत वजह एक ये भी होती है कि हो सकता है कि आपको नंबर आ रहा हो, अब चीज़ें पढ़ने में छोटे छोटे टाइनी वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा करीब की नज़र कमज़ोर हो रही हो, और उसकी वजह से आपको अक्सर आँख में जलन का होना और हेडेक का होना और डीफोकस होना बहुत कॉमन इशू है। तो अगर डिपेंड करता है आप कितने अरसे कंप्यूटर या फ़ोन पे काम करते हैं, तो एक सबसे पहले तो ऐसे आदमी को चाहिए कि वो अपनी स्क्रीन टाइम को कम करे और जाके अपनी आइज़ का टेस्ट ज़रूर करा ले। क्या पता आपको चश्मे की ज़रूरत हो और शायद उससे ये मसला हल हो जाए। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये नहीं है, तो जो ऑप्टिशियन होता है वो ऑप्टिशियन पूरी तरह से आपका चेकअप करता है, सामने भी और पीछे भी, और वो आपको बताएगा कि कोई ऐसा सीरियस इशू तो नहीं है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आँख में कोई सीरियस इशू नहीं है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें आप फॉर योर फ़ोन, एंड इट विल हेल्प यू इन दैट सेंस। अच्छा, दूसरा हमारा जो सवाल था वो किस इशू? वो ये था कि अगर बच्चे जो हैं वो ड्रग्स के अंदर मुब्तला हो जाएं तो फिर उनका छुटकारा किस तरह से मुमकिन है? बड़ा अच्छा सवाल है,
और आई थिंक आजकल यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में ये बहुत बड़ा इशू है। और इसके तदारुक के लिए सबसे पहले तो हम सबको एज ए वालदैन, एज ए बड़े घर के अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं, एजुकेट करें। ख़ास के एशियन कम्युनिटी जो है, एथनिक माइनॉरिटीज़ होने की वजह से, आई डोंट नो व्हाई, बट हमारे यहाँ ज़्यादा इस चीज़ों का रुझान बढ़ता जा रहा है। इवन इन प्रिजन्स, इवन इन ड्रग डीलिंग, इवन इन टेकिंग द ड्रग्स, आप देखेंगे कि एथनिक माइनॉरिटीज़ के बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उसकी एक वजह तो ज़ाहिर है मुआशरा है पूरा, और दूसरी चीज़ वो ये है कि हमारा डिस्कनेक्ट भी हो जाता है बच्चों के साथ, और शायद इस वजह से भी ये मसला बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं तो एज ए पेरेंट, एज ए डॉक्टर यही मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, टीनेजर्स या उनसे पहले जो है उनको ड्रग्स के बारे में और दूसरे जो थ्रेट्स हैं स्कूल्स में या सोसाइटी में, उसके बारे में ओपनली डिस्कस करें। हम इसको छुपाने से हल नहीं कर सकते, बल्कि और ख़राब करते हैं। हमारे यहाँ एक मसले हैं कि माँ या बाप बहुत सारे सर्टेन टॉपिक्स डिस्कस नहीं करते। क्या बेहतर होगा कि आप ख़ुद अपने बच्चों को दुनिया के डेंजर्स के बारे में बताएं, ना कि वो किसी थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी से सीखे और एक टैबू क्रिएट हो और वो उसको एक उसके लिए एक मसला बने। मेरे ख्याल माँ बाप जो है वो बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। और आई थिंक हमें इतना ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए कि अपने बच्चों से जो भी ख़तरात हैं स्कूल्स में या टीन एज के या जो भी है, जो कि हकीकत है, हम उसको डिस्कस करें। तो पहली तो बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए खुदा न खास्ता किसी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है और माँ बाप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो अपने, अगर डिपेंड करता है बच्चे की एज पे, अगर बच्चा टीनेज स्कूल गोइंग है तो ऑब्वियसली यू नीड टू स्पीक टू द स्कूल एंड देयर आर सम ड्रग एंड अल्कोहल टीम्स विच कैन हेल्प यू टू काउंटरैक्ट दोज इश्यूज़। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स इससे भी बड़ा है तो इसके लिए ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन की टीम्स हैं, हर इलाके में नंबर है और वो आप उनसे रजू कर सकते हैं और वो आपके बच्चे को पूरा एक रजीम बना के देंगे। लेकिन फिर इन तमाम बातों के बावजूद आपके बच्चे को ख़ुद पार्टिसिपेट करना होगा, आपको ख़ुद पार्टिसिपेट करना होगा। अनटिल अनलेस वो ख़ुद इस बात पे राज़ी नहीं है कि इस चीज़ को छोड़ा जाए तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ दो कॉलर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको आवाज़ जी आप डॉक्टर साहब से पूछिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं 3-4 साल से मेटाफॉर्मिन ले रही हूँ। अभी लास्ट टाइम इन लोगों ने ब्लड टेस्ट किया तो मुझे बोलते हैं 2 ले मेटाफॉर्मिन और एक दूसरी ग्लिसरीन ऐसे कोई टैबलेट है वो भी लो। तो जब मैं 2 लेती हूँ ना तो मेरा बीपी लो हो जाता है, मुझे वॉमिटिंग जैसा होता है। तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं लेती नहीं हूँ, सिर्फ एक लेती हूँ। तो इन लोगों का नहीं सुनती। समटाइम्स मैं 2 ले जाती हूँ और समटाइम्स मैं भूल जाती हूँ, तो इसमें कुछ मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। कौन सी दवाई दूसरी लगाई है? ग्लिक्लाजाइड आपने बोला? ब्लड प्रेशर मेटाफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन के साथ आपने कोई एक एक्स्ट्रा दवाई दी है, वो कौन सी? हाँ ग्लिसरीन ग्लिक्लाजाइड ठीक है, दैट वन। ओके ठीक है। डॉक्टर साहब आपको इसका आंसर करते हैं। दूसरे हम कॉलर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और उनका पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्वेश्चन कीजिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी सुन रहे हैं। वालेकुम सलाम, सुन रहे हैं, बोलें जी। जी मैं वो कॉमेंट्री से बोलती हूँ, मोमिन है मेरा नाम। जी जी। और मैं डायबिटीज की पेशेंट हूँ। तो मेरी आंखों का प्रॉब्लम है, तो मेरी वो दाईं आंख से मुझे वो दिखाई नहीं देता, एक आंख से और एक आंख से बहुत कम दिखाई देता है। तो 3 मरतबा लेजर किया है और 1 मरतबा वो इंजेक्शन रखे हैं। तो अभी नेक्स्ट थर्सडे को दूसरा अपॉइंटमेंट है कि इंजेक्शन रखना है। तो मुझे कुछ दवाई या क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो बोल सकते हैं आप? आपको ये जो आंख का मसला है वो डायबिटीज की वजह से है या मैक्युलर डिजेनरेशन है? आपको क्या बोला उसने? वो लोग ने बोला कि आपकी डायबिटीज की वजह से है। ठीक है। रेटिना में आपकी एज क्या है? मेरी एज है 52। 50। और डायबिटीज कब से है आपको? मैं 2006 से। मैं यहाँ इंडिया से हूँ, मैं यहाँ इंग्लैंड में आई ना, तो 1 साल के बाद मुझे डायबिटीज हो गई थी। आपका तो मैं इंसुलिन पे हूँ, 2 टाइम इंसुलिन लेती हूँ। आपका डायबिटीज यकीनन अनकंट्रोल्ड होगा, कंट्रोल में नहीं होगा, सही कह रहा हूँ मैं?
हाँ जी। जी ठीक है, मैं बताता हूँ जी। थैंक यू जी Okay. आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब आपको आंसर करते हैं। डॉक्टर साहब 2 सवाल हैं आपके पास। जी एक कॉलर और हैं, जी, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर आप इकट्ठे ही उनको आंसर कर दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बोलें। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी जी है। जी जी बोल डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको जी। अच्छा जी, डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि मैं ना डायबिटिक की भी पेशेंट हूँ और मैं हार्ट की भी हूँ। जी जी और मुझे 2 हार्ट अटैक हुए हैं और 4 मेरे एंजियोग्राम हुए हैं। और डॉक्टर साहब मुझे ये जनवरी में मुझे कोविड भी हुआ था। और आफ्टर कोविड वी हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरी टांगों में स्वेलिंग है, मेरे पाँव में भी स्वेलिंग है और मैं फर्श पर नहीं बैठ सकती ना। और मेरे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी बोन्स जो हैं कोई स्क्वीज कर रहा है, जोर से प्रेस कर रहा है, स्पेशली टांगों में, थाइस में, बैक साइड में, और हिप के मिडिल में जो बोन है उसमें मेरे चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं ऐसे वॉक करती हूँ जैसे लाइक दैट बच्चे नहीं वॉक करता, ऐसे वॉक करती हूँ। और मैं जीपी के पास भी गई थी, उसमें मुझे मेरा ब्लड टेस्ट करवाए हैं, वो ठीक है और कोलेस्ट्रॉल भी मेरा ठीक है। और अब फिर मुझे उन्होंने पता नहीं वो स्पेशल वो भेजा है पर थेरेपी के पास ना, तो उसने मेरा एक्सरसाइज करवाई है। तो उसने कहा कि आपकी बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मसल में प्रॉब्लम्स है। आपको ये डेफिनेटली आफ्टर कोविड हुआ है? मुझे जी ये फर्स्ट कोविड हुआ ना वो दिसंबर के एंड में हुआ था। लेकिन ये तमाम अलामात कोविड के बाद हुई हैं, उससे पहले नहीं थी, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, जो मुझे ये जो है ना टांगों की स्वेलिंग और जो पाँव की स्वेलिंग है ये मुझे नहीं होती थी, ये बाद में मुझे हुई है। ठीक है जी, मैं बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक और कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर साहब बात करनी है। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप बात कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, मेरी अम्मी डायबिटिक हैं, उन्हें किसी ने मशवरा दिया है कि उन्हें जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, जैसे आलू नहीं खाने चाहिए, ये कहाँ तक सही है? और ये पूछना था कि उनके लिए फ्रूट केक अगर मैं बनाऊं तो उनके लिए खाना ठीक है जिसमें कम शुगर होती है और फ्रूट होता है? जी उनकी कौन सी डायबिटीज है? उनको इंसुलिन पे है या टैबलेट्स पे है? इंसुलिन पे है जी। कब से हैं? हाँ, जी कब से हैं इंसुलिन पे? कितने अरसे से? 10-15 साल हो गए हैं जी। एंड हाउ ओल्ड इज शी? शी इज अबाउट 70 नाउ। 70। ऑलराइट, दैट्स फाइन, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आपके पास मेरा हाल 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं और हमारे पास 5 मिनट का टाइम है, तो काफ़ी टाइम है। अच्छा, तो पहले हमारी कॉलर जो थी उन्होंने बताया कि शी इज़ डायबिटिक, मेटफॉर्मिन पे है और उनको ग्लिक्लाजाइड एक दवाई होती है जो कि इन एडिशन टू मेटफॉर्मिन दी जाती है। ये भी ग्लूकोज कंट्रोल करने की दवाई है। और वो बताने लगी कि आई फील टायर्ड सिंस द मेडिकेशन इज़ चेंज्ड एंड शी फील दैट बीपी इज़ गोइंग डाउन। देखिए ग्लिक्लाजाइड जो है ना बड़ी अच्छी दवाई है जो कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ में एज ए स्टेप 2 और 3 के पहला स्टेप मेटफॉर्मिन है, दूसरे में अक्सर ग्लिक्लाजाइड या थर्ड स्टेप में ग्लिक्लाजाइड यूज़ होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो ग्लिक्लाजाइड के साथ है वो ये है कि ग्लिक्लाजाइड अक्सर लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया कराती है, मीनिंग कि इसका जो एक साइड इफ़ेक्ट है चंद लोगों में ये होता है कि ग्लूकोज लेवल को बहुत नीचे ले जाती है। उससे होता क्या है, पेशेंट टायर्ड फील करने लग जाता है। जब ग्लूकोज लेवल नीचे चला जाता है तो उसको लगता है कि वो डिज़ी हो रहा है या लेथार्जिक हो रहा है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है अगर ज़्यादा इसमें मसला आ जाए तो मेरे ख्याल में उनको ग्लिक्लाजाइड सूट नहीं कर रही है। उनको अपने जीपी को बताना चाहिए, या तो उसकी डोज, मुझे नहीं पता क्या डोज पे हैं वो, या तो डोज कट हाफ करें, कम कर दें, या फिर उसको स्टॉप कर दें। और मेरे ख्याल में उनका ये मसला काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अब उसके सवाल ये होता है कि और क्या करें, तो अगर वो दवाई सूट नहीं करती तो उसको स्टॉप के अलावा तो कोई चारा नहीं है। इसमें या तो फिर मेटफॉर्मिन की डोज को इंक्रीज़ कर दें या दूसरी दवाइयाँ जो ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल करें। तो अपने जीपी को बताएं। और जो साइड इफ़ेक्ट आप बता रही हैं ये इट्स नॉट एन अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ ग्लिक्लाजाइड। एक हमारी कॉलर थी कमेंट्री से जिन्होंने बताया कि उनको काफ़ी अरसे से डायबिटीज़ है एंड शी इज़ गॉट रेटिनल इश्यूज़ एंड शी इज़
हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद आइज़। देखें जो डायबिटीज़ का एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है वो आँखों की बीनाई को अफेक्ट करती है। दैट्स वाई डायबिटिक पेशेंट्स की रेटिनल स्क्रीनिंग होती है हर साल, ताकि देखा जाए कि डायबिटीज़ की वजह से आँख में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसका अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट हल तो ये है कि डायबिटीज़ का शदीद और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया जाए, ताकि शुगर लेवल आपकी जो है वो कंट्रोल में रहे ब्लड में, ताकि वो आपकी आँखों को, आपकी रेटिना को अफेक्ट ना करे। तो फिर मैं बात वही करूँगा कि भाई अपने कंट्रोल ज़रूर करें डायबिटीज़ को, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से आँख में बिगाड़ आया, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आप को ज़ाहिर है आइज़ का जो भी कंसल्टेंट है वो आपको जो भी एडवाइस कर रहे हैं या जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो करना पड़ेगा आपको, लेकिन खुदारा अपने डायबिटीज़ को प्रायोरिटी दें, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें करता रहेगा डॉक्टर। अगर आपका डायबिटीज़ बिगाड़ में है तो उसको आँख को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ जो असल कॉज है प्रॉब्लम का उसको एड्रेस करें। इसके अलावा अदरवाइज़ इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट बैटल टू विन। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक विद यू। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी एक और कॉलर थी जिन्होंने बताया कि उनको काफ़ी सारे मसले थे, डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक्स हुए हैं, एंड देन कोविड उनको हुआ। कोविड के बाद जो है उनको स्वेलिंग होना शुरू हो गई है, लेग में पेन वगैरह भी होना शुरू हो गया है। मुझे उनकी एज याद नहीं है, लेकिन आई थिंक व्हाट शी नीड इज़ टू हैव ऑल द ब्लड टेस्ट फॉर हर किडनीज़, हार्ट फेलियर एंड ऑल दोज थिंग्स। और अगर सब चीज़, और दवाइयों की तरफ भी देखने की ज़रूरत है, और सब चीज़ अगर सही आती है, और अगर कोई मसला इतना शदीद कोविड के बाद हुआ है तो लॉन्ग कोविड क्लिनिक तमाम जगहों पे कायम किए जा रहे हैं। आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, जीपी से रुजू करें, वो आपको लॉन्ग कोविड क्लिनिक में भेजेगा एंड दे कैन मॉनिटर इट। लॉन्ग कोविड क्लिनिक वो जगह है जहाँ पे कोविड से मुताल्लिक़ साइड इफ़ेक्ट और उसके पोस्ट कोविड जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन लोगों को भेजा जा रहा है, ताकि एक तो एक नई बीमारी है उसके बारे में एक लिस्ट भी बनाई जा सके कि भाई ये मसले आए हैं, और उनका तदारुक और उनका हल भी बताया जा सके। लास्ट हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा हमारी मदर को डायबिटीज़ है, खाना क्या खाना चाहिए उनको, और ज़मीन के अंदर की सब्ज़ी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। बड़ा ही लंबा सवाल है ये। इसका जवाब मैं ये दूंगा कि जो भी चीज़ें ज़्यादा हाईली कार्बोहाइड्रेट होती है ज़्यादा उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आपकी वालदा के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यूके में हर सर्जरी के पास कोई ना कोई डाइटिशियन है। आप अपने डाइटिशियन से अपॉइंटमेंट बनाएं, वो पूरा हेल्थ प्लान देंगे आपकी वालदा को इसका। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे नाजरीन के सवालात के जवाबात दिए। बिलाशुबा बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात रह जाते हैं, लेकिन वक्त की कमी है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।